बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अमेरिकन और इसराइली जॉइंट एयर स्ट्राइक्स में शहीद हो गए। उनके बारे में जो मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि दशकों से शहादत उनकी चाहत थी। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल थी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कि जब तक ज़िंदा रहो शेर की ज़िंदगी बिताओ, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ अपने सीने में मत रखो और अपने उसूलों का दामन अपनी ज़िंदगी में वैसे ही थाम के रखो जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थामा हुआ था। अमेरिकन्स उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश सालों से कर रहे थे। उन्होंने दर्जनों बार ट्राई किया और हर बार फेल हुए। अभी पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी बात दोहराई कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ हैं और हम उन्हें असैसिनेट कर सकते हैं, तो इस पर उनका ये रिएक्शन था। उन्होंने कहा कि बार बार अमेरिकन्स, इसराइली और दूसरे दुश्मन मुझे शहीद करने की या मार देने की बात करते हैं। वो मुस्कुराए और आगे कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, 86 साल का हूँ, अपाहिज हूँ, मेरा एक हाथ काम नहीं करता, बीमार हूँ, मेरी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, मुझसे ज़्यादा कीमती ज़िंदगी तो किसी तंदुरुस्त और जवान ईरानी की होगी। ये जो दुश्मन बार बार मुझे शहीद करने की धमकी दे रहा है, मेरे लिए मेरी जान इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो बेकार है। मेरे लिए ज़रूरी है इमाम हुसैन का रास्ता। वो आपको, इस नौजवान नस्ल को, इस मुर्दार कौम को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे कि देखो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आइडियोलॉजी होती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लीडर्स आएंगे, लीडर्स जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी, वो है सोच। और जब तक सोच जिंदा है आप जीत रहे हैं, और जैसे ही सोच ख़त्म हो गई आप हार गए। इसलिए सोच को जिंदा रखो, सोच को बदलने मत दो, सोच वही होनी चाहिए। इसी स्पीच में शहादत पे उन्होंने ये भी कहा था कि मुझ में इतनी खामियां होने के बावजूद भी अगर मैं इस उम्र में शहीद हो जाता हूं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा मर्तबा होगा। वो इसलिए क्योंकि 87 साल की उम्र में कौन शहीद होता है। आप ये सोचो कि अमेरिकन्स एक 86-87 साल के ज़ईफ़ से डरते थे, उसके चलने भर से डरते थे। खैर, ईरान के रहबर तो शहीद हो गए, लेकिन 40 साल वो जिस मुल्क की लीडरशिप कर रहे थे, वो जिस मुल्क को संवार रहे थे, उसे मिलिट्रीली पावरफुल बना रहे थे, आज वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उनकी शहादत का बदला ले रहा है, वो भी पूरी ताकत से ले रहा है। 1979 में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर इस तरह का हमला किया होता तो शायद ईरान ऐसा जवाब नहीं दे पाता, शायद ईरान अब तक घुटने टेक चुका होता। लेकिन फ़िलहाल ईरान इतना ताकतवर है कि अमेरिका का सामना कर सकता है, उसे हरा भी सकता है। आपको याद होगा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन जगहों पर हमले होंगे। आप मैच कर लो, इतने दिन जंग हुई है, इन सारी जगहों पर ईरान ने जवाब में हमला किया और यूनाइटेड स्टेट्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। जंग बढ़ती जा रही है, इतनी कि यूनाइटेड स्टेट्स डेस्परेट है कि जंग बंद हो जाए। उसने शुरू में अफवाह फैलाई थी कि ईरान हम तक रीच आउट कर रहा है कि जंग को ख़त्म कर लें, उसके लिए बातचीत करते हैं। लेकिन ईरान के जो इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान हैं, अली लारिजानी, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि ईरान जंग लड़ रहा है, हम यूनाइटेड स्टेट्स से कोई बात नहीं कर रहे और फिलहाल अमेरिका से कोई बात नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि ईरान बहुत ताकतवर है। साथ में जो तैयारी इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर दिख रही है वो बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन ईरान जैसे ताकतवर देश के ऊपर हमला करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर इन्वेजन नहीं करेगा। इन्वेजन का मतलब वो होता है जो अफगानिस्तान के ऊपर हुआ था, जो इराक के ऊपर हुआ था, जो वियतनाम के ऊपर हुआ था। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स पूरी ताकत के साथ उस देश के साथ जंग छेड़ दे। यहाँ पर अमेरिका ने जंग नहीं छेड़ी है, उसने प्रिसाइज टारगेट्स किए थे। उन टारगेट्स को करने के बाद वो अपनी मिलिट्री लेकर भाग जाएगा। जैसे अभी उसने अपने 2-3 कैरियर्स को जो पूरे मिडिल ईस्ट में लगाया था, उसमें से 2 को मिडिल ईस्ट से अब काफ़ी दूर कर दिया है, क्योंकि उसका मकसद था प्रिसाइज टारगेट। ईरान के लीडर्स, ईरान के मिलिट्री टारगेट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिसाइल फैसिलिटीज़, वो इन सारी चीज़ों को कमज़ोर करके भागना चाहता था और इसमें उसने इसराइल की हेल्प ली है। अब एक बात का मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को टारगेट करेगा या उन्हें असैसिनेट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पॉलिटिक्स में इतना प्रेशर तो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि जो 50,000 फौजी यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट फैले हुए हैं, उनकी जान की कोई फिक्र की जाएगी। लोकली लोग उसके ऊपर दबाव डालेंगे। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के सिस्टम ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि अगर आपकी जेब में $100 मिलियन हैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बिक जाएगा। आप वो डालो, ये हज़ारों अमेरिकन्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देंगे। अमेरिकन्स को चाहिए कैनेडी और मिलता है हैरी ट्रूमन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनखी।
लेकिन मैंने आपको इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताया था कि अगर अमेरिकन सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी को असैसिनेट करते हैं तो इससे ईरान के स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो जाए। इन्हें क्या लगा था कि लीडर को टारगेट करने के बाद ईरान के लोगों को खड़ा करके ईरान के अंदर हुकूमत को पलट देंगे, लेकिन ईरान का स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ सुप्रीम लीडर डिसाइड नहीं करता, उनके साथ ही साथ गार्जियन काउंसिल है, सुप्रीम नेशनल काउंसिल है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ईरानियन आर्मी है, बाकी सारा जो सिस्टम है उसके अंदर भी एक एक आदमी को आइडियोलॉजी चेक करके बैठाया गया है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी भी एक सिंगल आइडियोलॉजी की है। इसलिए सुप्रीम लीडर को मार के ईरान के अंदर रेजीम चेंज करने के ख्वाब देखना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ईरान का स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ जो लेयर जो वेब बना हुआ है उन सारी लेयर्स के अंदर अगर आप किसी एक लेयर को ख़त्म करेंगे तो बाकी सारी लेयर्स आकर उस लेयर को प्रोटेक्ट करेंगी और तब तक वो लेयर अपने आप को रिकवर कर लेगी। अमेरिका में कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि 75% अमेरिकन इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। मेरा मानना आपको सिर्फ खिलाफ नहीं होना चाहिए, अमेरिका की सड़कों पर उतर कर इस जंग की मुखालफत करनी चाहिए और ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो जंग हो रही है वो इसराइल के लिए हो रही है, उससे अमेरिका का और अमेरिकन का कोई लेना देना नहीं है। इसने आपके 50,000 सोल्जर्स की पूरी तरह जिंदगी दांव पे लगा दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है वो बीच पर मौज कर रहा है। यहां पर 20-20, 22-22, 25-25, 26-26 साल के लड़के इसराइल के लिए मिडिल ईस्ट में लड़ने जा रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं। तुम्हारा बच्चा मरेगा भी और तुम्हें उसके बदले कुछ मिलेगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का लड़का अय्याशी भी करेगा और उसे उसके बदले में $1 बिलियन मिल जाएंगे क्योंकि उसने ईरान में प्रिसाइज टारगेटिंग करवाई है। यहूदी लॉबी ने उसकी जेब भर दी होगी, उसका काम पूरी तरह बन चुका है, रह गए तुम। अभी रिसेंटली जो लड़का मारा गया था वो भी 20 साल का था, डेक्लन कोडी। अब आप लोगों के मन में जो मेजर सवाल होगा वो ये कि आगे क्या, तो अमेरिकन बैकफुट पे जाएंगे, उनकी औकात नहीं है कि वो ईरान से ईरान के अंदर लड़ें। वो लोग अभी ही परेशान हो गए जब ईरान ने अपना 30-40 साल पुराना जो कूड़ा था वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर फेंका। इसके बाद जब वो अपने हथियार इनके ऊपर इस्तेमाल करेगा, इनकी आर्मी और प्रॉब्लम में पड़ेगी। फिलहाल ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो चारों तरफ अटैक करके किसी भी तरह अमेरिकन को वापस जाने पर मजबूर कर दे, इसराइल को मजबूर कर दे इस जंग को रोकने पे, क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लॉस उन्हें हुआ है उसकी वो रिकवरी करें। इसलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात इस जंग की है, ईरान के बदले की है, तो बदला तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो इस्लामी उसूलों पे खड़ा ना हो, यानी कि इसके बदले ये और उसके बदले वो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को होश में आ जाना चाहिए और ज़रा सोचना चाहिए कि आखिर ईरान के अंदर हुआ क्या है और इसका कितना गलत इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी कोई आम आदमी नहीं थे। सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के अंदर पॉलिटिकल लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके लिए मरने कटने को तैयार थे और वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ने बिना सोचे उन्हें टारगेट किया, उन्हें शहीद कर दिया। अब आप ये सोचो कि हमारे बाकी सारे लीडर्स की क्या वो स्टैंडिंग है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो रूहानी लीडर नहीं है, उसकी मकबूलियत वो नहीं है। अपनी कंट्री में अगर उसके पास पॉलिटिकल पावर है तो लोग उसे पसंद नहीं करते, वहाँ पर सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन्हें टारगेट किया गया है। आप कैसे बचेंगे? मुस्लिम वर्ल्ड अगर साथ नहीं आया तो ये बहुत बुरे दिन देखेंगे। एक चीज़ है जिसका मुझे खासा बुरा लगा और इन सब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, वो जब मैं ये बात पूरी कर लूँगा तब आपको बताऊँगा। वो ये कि इंडिया का एज अ स्टेट शुरू में बहुत गलत रिएक्शन था जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ। इन्होंने क्या किया, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, वो इल्लीगल अटैक जो इसराइल और अमेरिका ने साथ में मिलकर किया था और सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी को शहीद कर दिया। ईरान पर मल्टीपल जगहों पर टारगेटिंग की गई। उसके बाद इंडिया का रिएक्शन था कि इंडिया पूरी तरह चुप था। लेकिन जब ईरान ने इसराइल और अमेरिका का इलाज करना शुरू किया तब इन्होंने कंसर्न जाहिर कर दिया उस पूरे मसले पर। उससे पहले ये नहीं बोल रहे थे। जब इन्होंने ऐसा किया उसी वक्त मैं इस बात को समझ गया था कि ये थूक के चाटने वाली पॉलिसी को रिपीट करेंगे। इन्होंने अपने दिमाग में एक फतूर पाल लिया था कि अब सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी का असैसिनेशन हो गया है, यानी कि ईरान के अंदर ये जो करंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है ये ढह जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब ईरान के अंदर दंगे करवाएगा, ईरान के लोग बाहर निकलेंगे, अपनी ही सरकार को गिरा देंगे और उनके मुल्क पर अमेरिका अटैक करेगा और ईरानियंस खुद उस अटैक को सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने सोच ली थी, इसलिए अटैक को कंडेम नहीं किया।
लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ, अब 2 दिन पहले इनको उस चीज़ को कंडेम करना पड़ा, मिस्टर मिस्री को स्टेटमेंट निकालना पड़ा, उस स्टेटमेंट पे साइन करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूं कि मौजूदा सरकार के मुंह पे अमेरिका चाहे जितने चांटे क्यों ना मार ले, इनको अकल नहीं आती। इन लोगों ने एक बार नहीं बार बार ये साबित किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को बटलर सर्विस देंगे चाहे जो हो जाए, उसके नतीजे कुछ भी निकले। लेकिन इन्हें आदत हो गई। ये देखो मिस्टर नरेंद्र मोदी के कारनामे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती की हंसी, प्रोटोकॉल तोड़कर उसकी तारीफ करना। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में आज तक इंडिया को क्या दिए हैं? सबसे पहले टैरिफ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान की हिमायत की है, जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें जो वर्ड्स पाकिस्तान के हैं वो सेम वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के हैं, और एक बार नहीं वो ऑफिशियली 50 बार उस बात को दोहरा चुका है। लेकिन पता नहीं सरकार कौन सा नशा करके इन लोगों से डील करती है। चाहे जो हो जाए, सरकार का नशा उतरता ही नहीं है। जहां तक सवाल भारत की 140 करोड़ की आबादी का है, भारत के लोगों का है, तो रिएक्शन सरकार से काफी डिफरेंट था। सबसे पहले मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी कम्युनिटी का स्टैंड बताता हूं। इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन यानी कि 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, भारत के मुसलमान, हमने एक साथ आकर अपने डिफरेंसेस को खत्म करके ईरान में हुई किलिंग्स की मजम्मत की है। जो अमेरिका, ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मजम्मत की है। ईरान के ऊपर हुए हमले की मजम्मत की है। हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और क्लैरिक्स सब ने इसकी मजम्मत की है। उसके बाद हिंदुस्तान का अगर आप सोशल मीडिया उठाओगे, लोगों के ओपिनियंस सुनोगे, इंटेलेक्चुअल्स के ओपिनियंस सुनोगे, तो मोस्टली लोग अप टू 70% ईरान के साथ हैं। ऑलमोस्ट सभी ने सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी के असैसिनेशन को कंडेम किया है। और सबसे बड़ी चीज़, इंडिया की ओपोजिशन ने फौरन गवर्नमेंट को लताड़ा और ये समझाया कि ज़रा एक बार नज़र डाल लो कि हमारी और ईरान की हिस्ट्री क्या है, ईरान ने कितनी बार अहम मौक़ों पर हमारी मदद की है, ईरान के हमारे ऊपर क्या क्या एहसान है, वो भी सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की लीडरशिप में। तो सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की जो किलिंग है, उसकी फ़ौरन भारत को ऑफिशियल मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने आगे इंडिया के लिए ईरान कितना स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है ये समझाया कि जाहिदान प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना ज़रूरी है, चाबहार प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना ज़रूरी है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है। इंडिया के स्टैंड की वजह से ईरान ने हमारे 38 शिप्स इस वक्त रोक रखे हैं। और इतना ही नहीं, इस वक्त अगर भारत को बाब अल मंदाब से गुजरकर बिजनेस करना है तो भी उन्हें ईरान की रजामंदी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बाब अल मंदाब एक ऐसी ताकत के हाथ में है जो ईरान के इन्फ्लुएंस में है। मतलब एक इतने ताकतवर देश के साथ ये डायरेक्ट 36 का आंकड़ा कर रहे हैं, पक्षपाती बन रहे हैं, और ये बात इन्हें ओपोजिशन को समझानी पड़ रही है कि देखो ऐसा मत करो, हम एक बड़े देश हैं, हमारे लिए ऐसा किसी एक साइड के साथ खड़े होकर रहना गलत है। सरकार को ये बात समझानी पड़ रही है। यहाँ तक कि बीजेपी का पुराना फॉर्म जो लेट 90s और अर्ली 2000s के अंदर था, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ईरान हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भाजपा को कोई शक है तो जाकर रिवीजन कर ले। लेकिन मेरा इन लोगों से एक सवाल है कि मिडिल ईस्ट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। वो सरकार जो साइड ले रही है। इनका साफ कहना है कि किसी भी कंजर्वेटिव मुसलमान के साथ हम नहीं है, हमारा उनके साथ एक नेचुरल 36 का आंकड़ा है। क्योंकि ईरान ने कहा क्या था, उस बात को इन लोगों ने सीरियस तो लिया नहीं। ईरान ने कहा था कि अगर इसराइल और अमेरिका उसके ऊपर कोई भी इलीगल अटैक करते हैं तो ईरान जवाब में आस पड़ोस की सारी कंट्रीज को टारगेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन कंट्रीज ने अपने देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस बनवाए हुए हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को वहां रखा हुआ है। उन सोल्जर्स का और मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल होकर ईरान के ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाते, इसीलिए वो लोग हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अब जो 1 करोड़ इंडियंस थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके बारे में सरकार ने बिना सोचे एक साइड ले ली और इन्होंने अटैक्स किए। क्या वो सारे के सारे खतरे में नहीं पड़ गए? वैसे मैं आपको सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूं और इनकी सोच समझा रहा हूं। बाकी इस बार मैं खुश हूं, क्योंकि आज तक प्रॉब्लम ये थी कि इनके असली चेहरे और जहर के बारे में सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को पता था। लेकिन अब बाहर के मुसलमानों को भी इनके अंदर भरे जहर और इनकी सोच के बारे में मालूम पड़ेगा। अब क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी से हैं, तो हम लोगों पर अपनी बात को शुरू करते और लोगों पे ख़त्म कर देते। मिडिल ईस्ट के अंदर जो रूलर्स की सोच है वो आम लोगों की सोच नहीं है, क्योंकि जब ईरान ने उन देशों के ऊपर अटैक किया तो बहुत सारी जगहों पे लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ईरान का टारगेट अमेरिकन हैं। जहां जहां इनके सोल्जर्स फाइटर जेट से इंजेक्ट करके नीचे आ रहे थे, वहां बहुत जगह लोगों ने बोला कि अमेरिकन है, छोड़ो जाने दो,
मर रहा है तो मरने दो। साथ में कई जगह लोगों ने जहां इंजेक्ट हो गया, नीचे मिल गया, तो सोल्जर को पकड़ के कूट दिया, क्योंकि लोगों के अंदर उनके खिलाफ गुस्सा है। लोग ये जानते हैं कि फ़लस्तीन के साथ नाइंसाफ हो रहा है। ईरान ने फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट यहां तक पहुंचा है, वरना तो उसका मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से इसराइल और अमेरिका से कोई लेना देना ही नहीं था। इसीलिए मिडिल ईस्ट के लोगों के मन में ईरान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, वो इस वक्त उसका साथ दे रहे हैं। अब जो हमारे 1 करोड़ लोग हैं, उन्हें कहां रहना है, रूलर्स के साथ या आम लोगों के बीच में? ये आम लोग जब खिलाफ हो जाएंगे तो आपको जब नौकरी देंगे तो रूलर्स नहीं देंगे, वो आम लोग देंगे। आपको जब अपने घरों में रखेंगे तो रूलर्स नहीं रखेंगे, आम लोग रखेंगे। आपके बारे में अच्छी या खराब सोच रखना ये रूलर्स का काम नहीं है, आम लोगों का काम है। मिडिल ईस्ट के लोग अगर ये सोचने लगेंगे कि इसराइली इक्वल्स टू इंडियन, वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, तो इससे हमारी कंट्री को बहुत नुकसान होगा, हमारी इमेज को नुकसान होगा। आप सबके मन में एक और बड़ा सवाल होगा, वो ये कि इस वक्त जंग में चल क्या रहा है। तो देखो, बहुत ज़्यादा मीडिया सेंसरशिप है, मिलिट्री सेंसरशिप है। अमेरिका और इसराइल के दबाव से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने भी सेंसरशिप लगा रखी है। तो न्यूज़ का आ पाना और सही आंकड़ों का आ पाना ये इस वक्त बहुत मुश्किल है। आप जितनी भी चीज़ें सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई है, लेकिन टीएमपी न्यूज़ पर हम बहुत रिफाइन करके न्यूज़ को डाल रहे हैं। वहाँ जितनी चीज़ें हैं बिल्कुल सच हैं। और मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम नुकसान की बात करेंगे कि ईरान का कितना नुकसान हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का कितना नुकसान हुआ है। अब एक और बड़ा सवाल है जो आप सबके मन में है, वो ये कि क्या सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज़ पे, मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर ईरान को अटैक करना चाहिए? तो देखो, ये मैं नहीं बता सकता। वो इसलिए क्योंकि ये लोग कॉन्फ्लिक्ट में मुलव्विस हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो अटैक क्यों कर रहा है। वो अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ अमेरिका वाली करती हैं, इससे इसराइल सेफ रहता है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के पास 50,000 से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स हैं, फिर उन्हें सपोर्ट करने वाली टीम है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स रखें और उन्हीं वेपन्स से ईरान के ऊपर हमले होते हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के ऊपर जब हमले होंगे वो डरेंगे और इससे वो इसराइल और अमेरिका को रोकेंगे। जंग के भी रुकने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के हमलों की ज़्यादा मुखालफत नहीं कर रही थी, लेकिन जब उन्हें अपनी फिक्र होगी, ये डोज मिलता रहेगा, तो हो सकता है वो इनके ऊपर दबाव डालें और अपने यहाँ कोऑर्डिनेशन ना होने दें ईरान के ऊपर अटैक्स के लिए। ईरान उन्हें ये बताना चाहता है कि अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो सब बर्बाद होंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत फुदक रहे हैं कि ईरान के ऊपर, एक मुसलमान देश के ऊपर हमला हुआ है, मज़ा आ गया। लेकिन आप मुझसे लिखवा लो कि 1 साल के बाद ये सारे लोग रो जाएंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी सिर्फ इन्हें न्यूज़ देखकर मज़ा आ रहा है, उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हरमूज पूरी तरह बंद हो जाएगी, मतलब आना जाना पूरी तरह बंद, ऑयल ट्रेड पूरी तरह बंद, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लोगों का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, लोगों का कहीं आना जाना महंगा हो जाएगा। और जब ये 3-4 चीज़ें महंगी होंगी तो हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। फिर आप इनसे ज़रा सवाल करना, ईरान जो पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहा है, वहाँ हमारे 1 करोड़ लोग रहते हैं। वो सारे लोग, उनकी जान खतरे में पड़ेगी, उनको वापस लाना सरकार के खर्चे पर आ जाएगा। वो जो 1 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं वो भारत के लिए एक असेट थे, क्योंकि वहाँ से कमाकर इंडिया में पैसे भेजते थे, बहुत ज़्यादा पैसे। वो सारे पैसे अगर बंद हो जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। प्लस उस पैसे से जो भारत आता था, 10 करोड़ के करीब लोग जुड़े हुए थे, खाते कमाते थे, वो भी बंद हो जाएगा। मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास देश के लोगों के लिए नौकरी नहीं है। जब ये 1 करोड़ बेरोजगार आएंगे तो इनके लिए क्या होगा? आप हालात का जरा अंदाजा लगाओ। बाब अल मंदाब बंद है और जो सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद फुदक के साइड ले ली है, उसके बाद ईरान से रिलेटेड सारे ग्रुप्स, हूथीज, ये सारे लोग इनके मुखालिफ हो जाएंगे। मतलब इंडिया के ट्रेड को नहीं होने देंगे अगर हालात बहुत ख़राब होते हैं तो। उसके बाद इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 17 से 20% मिडिल ईस्ट जाता है, ये नहीं जा पाएगा। एक तो वहाँ पर लड़ाई हो रही होगी, दूसरा ईरान नहीं जाने देगा। मतलब हमारी जो जीडीपी ऐसे करके जानी चाहिए वो ऐसे करके जाएगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो साल 2025 में सिर्फ 1 साल में रुपया 5% गिरा है। इस वक्त तो निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट पूरी तरह डाउन चल रहा है, हिस्टोरिक लॉ। आप सोचो जब हालात और बिगड़ेंगे, ये जंग की सिचुएशंस बनेंगी, काम ठीक से नहीं हो पाएगा तो रुपया कहाँ जाएगा, हमारा स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आपको रुपये के लिए अभी से दुआ करनी चाहिए।
जो जो लोग इसराइल की पूजा कर रहे हैं, बस 1 साल कॉन्फ्लिक्ट होने दो, ये खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि मंदिर हमारे यहाँ ट्रंप का भी बना था। आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक टीएमपी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लो। वहां पर रेगुलर काम हो रहा है, लाइव अपडेट्स आ रही हैं, आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं, एनालिसिस अपलोड हो रही है, स्टाफ रेगुलरली वहां वर्क कर रहा है। जितने भी लोग ऐप को चलाते हैं उन्हें ये बात अच्छे से मालूम है। अब आप लोग, क्योंकि नया महीना है, तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं होने की वजह से मुझे स्टाफ को सैलरी खुद देनी पड़ती है काम करके। फिर आप बोलते हो कि मैं जल्दी आता नहीं हूँ, तो सब्सक्रिप्शन ले लेना। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।